एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर वेस्ट बंगाल इलेक्शन से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा आ गया है और इस बार कहानी सिर्फ इलेक्शंस की नहीं है बल्कि एक क्लियर पावर टसल की है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक तरफ ईसीआई का कहना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए टफ डिसीजंस लेना जरूरी है और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव टेक ओवर है। और इस पूरे ड्रामा के बीच एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की बेंच की, जिसमें लीड कर रहे हैं सीजे सूर्यकांत। तो सवाल ये है कि कोर्ट ने किसको सपोर्ट किया और किसको डांट लगी है। तो चलिए समझते हैं पूरा सीन डिटेल में। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। तो एक्चुअली कहाँ से कहानी शुरू होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल इलेक्शन से जस्ट पहले एक मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल कर दिया था। सिर्फ छोटे मोटे ट्रांसफर नहीं बल्कि टॉप लेवल के ऑफिसर्स को हटा दिया गया। चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, होम सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बेसिकली पूरा टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हिला दिया गया। इसको चैलेंज करते हुए एडवोकेट अर्क कुमार नाग ने पिटीशन फाइल की, जिसमें कहा गया कि ये कोई नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप नहीं है बल्कि होलसेल डिसमेंटलिंग ऑफ द स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इनकी इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया और जिसके बाद ही ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत की बेंच के सामने आया। अब इस केस में पिटिशनर की तरफ से अपीयर हुए सीनियर एडवोकेट कल्याण बैनर्जी और उन्होंने बहुत ही अग्रेसिवली अपना केस रखा। सीधे कहा कि द होल प्रोसेस वाज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 1951 एक्ट। द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस डज नॉट टेक अवे लेजिस्लेटिव पावर्स। द सुपरिटेंडेंस पावर इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अनऑक्यूपाइड फील्ड। ECI कैन नॉट वर्क इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ स्टैट्यूट। स्टेट कंसल्टेशन इज नीडेड। मतलब सिंपल लैंग्वेज में वो कह रहे थे कि ECI की पावर अनलिमिटेड नहीं है। अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में क्लियर प्रोविजंस है तो ECI उनके अगेंस्ट काम नहीं कर सकता। और अगर लॉ कहता है कि स्टेट से कंसल्टेशन होना चाहिए तो वो मैंडेटरी है। अब यही इंटरेस्टिंग टर्न आता है जब बेंच ने सवाल उठाया। सीजे सूर्यकांत ने डायरेक्टली पूछा, ऑफिसर्स वो हैव बीन ट्रांसफर्ड आर ऑफ वेस्ट बंगाल कार्डर, हाउ आर यू प्रेजुडाइज्ड। ये एक तरह से पिटिशनर के आर्गुमेंट को टेस्ट करने वाला सवाल था कि एक्चुअल हार्म क्या है। लेकिन सीनियर एडवोकेट बैनर्जी ने भी सीधा जवाब दिया और एक इंसिडेंट का रेफरेंस दिया जिसे उन्होंने मालदा के कलियाचक प्रोटेस्ट से जोड़ा। उन्होंने बोला कि जब ऐसे मास ट्रांसफर्स होते हैं तो ग्राउंड लेवल पर कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, लेकिन बेंच का फोकस ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस पर था। और फिर आता है वो मोमेंट जहां कोर्ट का स्टैंड थोड़ा क्लियर होने लगा। सीजे सूर्यकांत ने क्लियरली कहा, इट हैपेंस एवरीवेयर, नॉट द फर्स्ट टाइम। और इस एक लाइन ने काफी कुछ क्लियर कर दिया। कोर्ट ने ये इंडिकेट किया कि इलेक्शंस के टाइम पर ट्रांसफर्स एक रूटीन प्रैक्टिस है और इसको अनयूजुअल या अनप्रेसिडेंटेड नहीं माना जा सकता। साथ ही सीजे सूर्यकांत ने ये भी कहा कि इन ऑर्डर टू एंश्योर देयर इज सम एलिमेंट्स ऑफ फेयरनेस दिस वाज डन। द स्टेट इज गोइंग फॉर इलेक्शंस इन फ्यू डेज। यानी कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि ECI का इंटेंशन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करना हो सकता है। तो क्या इसका मतलब कोर्ट ने ECI को कम्प्लीटली सपोर्ट कर दिया? नहीं, और यहीं पर ट्विस्ट है। कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी दिया। उन्होंने कहा कि पिटिशनर हैज रेज्ड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, हाउएवर वी आर नॉट इंटरवेनिंग इट एज ऑफ नाउ। क्वेश्चन ऑफ लॉ इज केप्ट ओपन। अब ये लाइन बहुत क्रूशियल है। इसका मतलब है कि कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि जो लीगल इशू रेज हुआ है वो जेन्युइन है, स्पेशली कंसल्टेशन वाला पॉइंट। सीजे सूर्यकांत ने एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाई किया, कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस। मतलब स्टेट की अप्रूवल जरूरी नहीं है लेकिन कंसल्टेशन होना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा गया कि एब्सेंस ऑफ कंसल्टेशन कैन नॉट बी देयर। और एक सटल वार्निंग थी ECI के लिए। तो एक तरफ कोर्ट ने ECI के एक्शंस को इस केस में स्ट्राइक डाउन नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी सिग्नल दे दिया कि अगर कंसल्टेशन नहीं हुआ तो वो एक लीगल फ्लॉ हो सकता है जो फ्यूचर में डिसाइड किया जा सकता। अब हाई कोर्ट का रोल भी यहाँ इंपॉर्टेंट था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले ही इस मैटर में इंटरफेयर करने से मना कर दिया था। उन्होंने ये रीजन दिया कि जो ऑफिसर्स ट्रांसफर हुए हैं उनकी जगह नए ऑफिसर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इंटरवेंशन का कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट रिजेक्ट किया था, जो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन का एंगर। कोर्ट ने कहा था कि मोर सो व्हेन नो नेक्सस बिटवीन ट्रांसफर्स एंड सेड मोशन कुड बी एस्टैब्लिश्ड विद एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। मतलब कोई क्लियर कनेक्शन नहीं दिख रहा था बिटवीन ट्रांसफर्स और इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स। और वापस आए सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान तो एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आया जब सीजे सूर्यकांत ने ब्रॉडर इशू पर बात की। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट इज ऑन बोथ साइड्स। नो ट्रस्ट ऑफ ECI ऑन स्टेट ऑफिशियल्स, स्टेट डज
नॉट ट्रस्ट ईसीआई। और एक पावरफुल स्टेटमेंट था जो सिर्फ इस केस तक लिमिटेड नहीं है बल्कि पूरे इलेक्शन गवर्नेंस सिस्टम पर एक कमेंट भी है। अब सीनियर एडवोकेट बैनर्जी ने भी अपनी साइड से स्ट्रॉन्ग पुश किया और बोला कि ये प्रैक्टिस पहले कभी नहीं हुई और अगर प्रैक्टिस है भी तो वो लॉ के अगेंस्ट नहीं हो सकती। उन्होंने स्पेसिफिकली सेक्शन 20 ऑफ द 1951 एक्ट का रेफरेंस दिया और पूछा कि क्या दूसरे स्टेट से ऑब्जर्वर अपॉइंट करना लीगली वैलिड है। अब सीजे सूर्यकांत का रिस्पॉन्स भी इक्वली स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने कहा कि लुक एट द कॉन्सिक्वेंसेस, फॉरगेट अबाउट एलिगेशंस, वी आर ऑन इट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। इफ ईसीआई इज रिक्वायर्ड टू टेक अ हार्ड स्टैंड टुमारो टू मेंटेन फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड यू से नो दिस इज नॉट इन स्टैट्यूट, तो ये एक तरह से ईसीआई के रोल को डिफेंड करने जैसा था। अब यहाँ कोर्ट एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा था बिटवीन स्ट्रिक्ट लीगैलिटी एंड प्रैक्टिकल नेसेसिटी। इलेक्शंस एक सेंसिटिव प्रोसेस है और अगर ईसीआई को लगता है कि इम्पार्शियलिटी इंश्योर करने के लिए ड्रास्टिक स्टेप्स लेना जरूरी है तो क्या उन्हें रोक देना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉ में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है? ये एक ओपन क्वेश्चन है। अब जस्टिस जॉय माल्या बागची ने भी इंटरवीन किया और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दिया। उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल इलेक्शंस का हिस्ट्री लिटिगेशन से भरा हुआ है सिंस 1970s 80s और एलिगेशन ऑफ मैनिपुलेशन पहले भी उठ चुके हैं। ये एक रिमाइंडर था कि ये इशू आइसोलेटेड नहीं है बल्कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न का पार्ट है। तो एंड में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? पिटिशन डिसमिस कर दी गई है, मतलब इमीडिएट रिलीफ नहीं मिला पिटिशनर को, ट्रांसफर्स वैलिड रहे, इलेक्शन प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं किया गया, लेकिन साथ ही कोर्ट ने लीगल क्वेश्चंस ओपन छोड़ दिया है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इस राउंड में ईसीआई को ही रिलीफ मिली है और पिटिशनर को एक मॉरल विक्ट्री मिल गई है कि उनका लीगल पॉइंट कोर्ट ने एक्नॉलेज किया है। अगर आप देखें तो सीजे सूर्यकांत का अप्रोच काफी बैलेंस था। उन्होंने एक तरफ ये क्लियर किया कि इलेक्शंस के टाइम पर ट्रांसफर्स अनयूजुअल नहीं है और ईसीआई को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। ये इनडायरेक्टली ईसीआई के फेवर में गया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कंसल्टेशन वाले इशू को इग्नोर नहीं किया और उसको फ्यूचर के लिए ओपन रखा, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के कंसर्न को वैलिडेट करता है। तो क्या ये एक क्लीन विन है किसी एक साइड के लिए? बिल्कुल नहीं। ये क्लासिक सुप्रीम कोर्ट स्टाइल का ऑर्डर है जहां इमीडिएट कंट्रोवर्सी को काम कर दिया गया लेकिन लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को फ्यूचर के लिए प्रिजर्व कर लिया गया। और ऑनेस्टली ये केस एक बड़ा सवाल छोड़ के जाता है, क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के नाम पर ईसीआई को इतनी वाइड पावर्स मिलनी चाहिए कि वो स्टेट मशीनरी को ऑलमोस्ट कंप्लीटली रीशेप कर दे, या फिर इस पर क्लियर लीगल बाउंड्रीज होनी चाहिए? अभी के लिए एक चीज क्लियर है, इलेक्शंस अपनी जगह कंटिन्यू करेंगे, ट्रांसफर्स इफेक्टिव रहेंगे और ये लीगल डिबेट किसी और दिन किसी और केस में फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगी और जब आएगी तब शायद एक क्लियर प्रेसिडेंट सेट होगा जो डिसाइड करेगा कि ईसीआई की पावर की एक्चुअल लिमिट क्या है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following and supporting Law Chakra.